शामिल हैं। इसके माध्यम से छात्रों को मुक्तिबोध की काव्य भाषा को समझने में मदद मिलेगी। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद से काव्य रचनाएं आरंभ की और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता की युग धाराओं से जुड़ते हुए ऐसी काव्य भाषा और शिल्प का प्रयोग किया जो आगामी रचनाकारों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी। मुक्तिबोध को प्रायः दुरूह कवि माना जाता रहा है। उनकी भाषा पर उबड़ खाबड़पन, अनगढ़पन और शब्द बहुलता का आरोप लगाया जाता रहा है। प्रायः उनकी राजनीति के कारण मुक्तिबोध के प्रशंसक भी उनकी भाषा को लेकर असुविधा का अनुभव करते रहे हैं। इसके पीछे कविता की एक विशेष समझ काम कर रही है, जिसके मुताबिक कविता एक तराशी हुई कलाकृति है जिसकी सारी नोकें घिसकर गोल कर दी गई हैं। इस समझ के अनुसार कथा रचना में तो भाषा में फैलाव हो सकता है, लेकिन कविता शब्दों का ऐसा प्रयोग है जो अनिवार्यता के सिद्धांत का पालन करती है। कविता में शब्द ही सबसे पहले हैं और वही अंतिम भी है। कवि ऐसे शब्द चुनता है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता और जिन्हें दूसरे शब्दों से बदला नहीं जा सकता। हर कविता एक गढ़ी हुई संरचना है, ऐसी इमारत है जिसका एक एक शब्द एक एक ईंट की तरह है जो खास तरह से एक पर एक जमाई जाती है और बीच से उनमें से किसी को खिसका देने से इमारत के भरभरा कर गिरने का खतरा है। कविता छोटी हो या लंबी, यह बात दोनों पर लागू होती है। मुक्तिबोध ने नेमीचंद्र जैन को एक पत्र में लिखा, मेरे अत्यंत आत्मीय विचार मराठी या अंग्रेजी में निकलते थे, जिनका तर्जुमा यदि अवसर हो तो हिंदी में हो जाता था। मेरा ख्याल है कि मेरी भाषा सुंदर ना भी हो, वह सशक्त होकर रहेगी, क्योंकि उसके पीछे अंदर का जोर रहेगा। मुझे साज संवार की प्रतिष्ठित बोली पसंद नहीं है। आगे वे अपनी हिंदी को सक्षम, सप्राण और अर्थदीप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मुक्तिबोध की हिंदी की सहचर भाषाएं मराठी और अंग्रेजी थीं। नागार्जुन की मैथिली, संस्कृत और बांग्ला और अज्ञेय की संस्कृत और अंग्रेजी और एक हद तक बांग्ला। मुक्तचंद की सटीक व कठिन किंतु सहज ग्राह्य भाषा के प्रयोग के लिए उन्हें कबीर तथा निराला परंपरा को अग्रसर करने वाला कवि माना जाता है। स्वच्छंद कवियों की तरह वे बिना मिलावट के शुद्ध स्वर्ण थे। यह बात और है कि शुरू में मार्क्सवादी आलोचकों ने शमशेर की तरह उन्हें भी प्रगतिशील रुझान रखने वाला प्रयोगवादी कवि कहा था, जिसका एक कारण यह था कि वे तार सप्तक के कवि थे और दूसरा यह कि उनकी शैली प्रचलित अर्थ में यथार्थवादी न होकर फैंटेसी वाली थी। यह तो काफी बाद की बात है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि यथार्थवाद कोई शैली न होकर जीवन दृष्टि है जो अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है। यह दुखद है कि आज भी ढेर सारे प्रगतिशील और जनवादी आलोचक उन्हें वर्गीय चेतना संपन्न कवि नहीं मानते। कारण यह है कि वे सर्वहारा से आत्मीयता स्थापित करने के लिए अंत तक अपने मध्यवर्गीय संस्कारों से लड़ते रहे, जबकि केदारनाथ और नागार्जुन शुरू से सर्वहारा से एकात्म होकर कविता में आए थे। गोया सिद्धांत रूप में मार्क्सवाद को स्वीकार करते ही कवि की संवेदना स्वयं बदल जाती है और उसे अपने मध्यवर्गीय संस्कारों से लड़ना नहीं पड़ता। 1958 में नामवर सिंह ने ही आत्मसंघर्ष के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध शीर्षक निबंध में यह शंका जाहिर की थी कि मुझे ऐसा लगता है
कि मुक्ति बोध जितना बड़ा विषय लेते हैं उसके लिए उनके पास गहरी चिंतन शक्ति तो है, परंतु उतनी ही समर्थ कलात्मक शक्ति नहीं है। नामवर सिंह जिस कलात्मक शक्ति की बात यहाँ कर रहे हैं, जाहिर है वह कुछ दूसरी तरह की कविताओं में उन्हें दिख पड़ती होगी। उन्होंने उस कलात्मकता को परिभाषित नहीं किया जिसका अभाव वे मुक्तिबोध में पाते हैं। यह कसौटी किस तरह की कविताओं के आधार पर बनाई गई होगी, यह विचारणीय होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक ने तो संदर्भचित उद्धरणों के सहारे मुक्तिबोध की कविता में रहस्यवाद का आलोक और अस्तित्ववाद की छाया भी ढूंढ निकाली है, जबकि वे इन दोनों के घोर विरोधी थे। मुक्तिबोध काव्य की भाषा और शिल्प की पहचान उनके अनूठे प्रतीक, बिंब, अलंकार, प्रचुर शब्द का विविधतापूर्ण प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग तथा छंद विधान के सार्थक प्रयोग के साथ फैंटेसी के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान अंकित करती है। अपने एक लेख मुक्तिबोध की कविता की बनावट में कुंवर नारायण कलात्मकता के इस प्रश्न पर एक अलग ढंग से विचार करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध की कविताएं एक अवलांच की तरह लुढ़कती पुढ़कती, शब्द बटोरती आगे बढ़ती है। किसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर सरपट जिसमें एक प्राकृतिक दृश्य की छटा है, पर कसाव और संगठन के लिए धैर्य नहीं। इसलिए शायद बहुधा यह लगता है कि उनकी भाषा में एक भाषाई पैटर्न तो है, पर वह संरचना नहीं जिसके पीछे एक खास तरह का सतर्क नियोजन, निर्देशन और संयोजन होता है। वे असंगठित लगती हैं, लगती ही नहीं, शायद होती भी हैं। मानो उन्हें जानबूझकर इस तरह रचा गया हो कि वे एक उखड़े हुए बड़बड़ाते यथार्थ के पागलपन का एहसास करा सके, अपने कथ्य द्वारा ही नहीं, अपने फार्म द्वारा भी। कुंवर नारायण इसे सुघड़ता की संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह की तरह देखते हैं, जिस सुघड़ता के पीछे ऐसी संस्कृति और इतिहास की यादें हैं जिसके पास बारीक कारीगरी, पच्चीकारी के लिए धैर्य और आराम का लंबा सामंती समय था। वे मुक्तिबोध की कविताओं में एक खास तरह की झपट भरी जल्दी देखते हैं, कहीं कुछ ऐसा आवश्यक को नष्ट हो जाने से बचाने की जल्दी में जिसके साथ आदमियत के जीवन और मरण का प्रश्न झूल रहा हो। यह व्याख्या मुक्तिबोध के प्रति सहानुभूतिशील तो है, पर वह खुद कुंवर नारायण के उस ख्याल के मेल में नहीं जिसके मुताबिक मुक्तिबोध की कविता को पढ़ने के लिए भारी धैर्य और लंबा समय चाहिए। यह लंबा समय सामंती न होकर जनतांत्रिक या सर्वहारा का लंबा समय कैसे हो? काव्य सृजन प्रक्रिया दो प्रमुख आधारों पर टिकी होती है जो कवि व्यक्तित्व को निखारती है। काव्य सृजन में रचनाकार के काव्यगत उद्देश्य और रचनात्मक रूप में उनका अभिव्यक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रचनाकार अपने अनुभवों द्वारा जीवन उद्देश्यों को काव्य रूप देकर संप्रेषणशील आधार प्रदान करता है और यह संप्रेषण काव्य जगत सृजनात्मक विचारशीलता से सिद्ध होता है। काव्य शक्ति और भाषाई शक्ति के द्वारा मुक्तिबोध की काव्य भाषा में जो अतिरिक्तता है और अनिवार्यता के सिद्धांत का प्रतिकार है, वह एक प्रकार से मनुष्यता या मानवीयता के प्रति उनके दृष्टिकोण की ही अभिव्यक्ति है। वह भाषा के भीतर की सारी संभावना को साकार कर लेने की आकांक्षा भी है। एक उत्पादन व्यवस्था है जो समाज के बहुलांश को मात्र अनिवार्य जीवन जीने की स्थितियां उपलब्ध कराती है। अतिरिक्तपन की सुविधा है, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं अगर यह अतिरिक्तपन उससे छीन लिया जाए।
वह मात्र अनिवार्य जीवन नहीं जीता, सिर्फ उतना ही करके संतुष्ट नहीं रह जाता जितना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि अतिरिक्तता ही मनुष्यता का पारिभाषिक गुण है। यह उसकी अस्तित्वगत विश्वसता है कि इस व्यवस्था में वह जी रहा है। इस कारण ही वह कला या काव्य का सृजन करता है। काव्य शक्ति का संबंध प्रतिभा से जोड़ा गया, जो एक कवि के लिए आवश्यक मानी जाती है। प्रतिभा शक्ति ही कवि की भाषा को प्रांजल बनाती है और इसे सामान्यीकृत करके संप्रेषण में सहायता करती है। काव्य का संप्रेषण कवि की इसी भाषा के द्वारा होता है। काव्य में भावों के साथ भाषा भी अपनी विशिष्टता रखती है। जैसे वेदों में वाणी की महिमा कही गई है, वैसे ही साहित्य में भाषा की होती है। क्योंकि किसी भी काव्य कृति को सशक्त काव्य रूप प्रदान करने में काव्य भाषा का महत्व कम नहीं होता। कवि एक भावुक और संवेदनशील प्राणी होता है, जो जीवन और प्रकृति के अनेक रूपों में सौंदर्य, राग विराग, विरह आदि भावों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अनुकूल भाषा के अभाव में बड़े से बड़े कवि के भाव भी सही अर्थों में अभिव्यक्त नहीं हो पाएंगे। इस विषय में मुक्तिबोध ने एक स्थान पर लिखा है, कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान होता है। भाषा एक जीवित परंपरा है जो निरंतर चलती रहती है। भाषा एक सामाजिक निधि है जो साहित्य में रचनाकार की अनुभूति साहित्य जगत को रोशन करती है। मुक्तिबोध के अनुसार कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए भाव और नए नए अर्थ शब्द मिलते हैं। अपनी सृजन क्षमता से श्रेष्ठ भाषिक रचनाकार अपने पारस कवि स्पर्श से भाषा को परिभाषित कर काव्य भाषा के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करता है। काव्य भाषा के लिए आवश्यक है उसकी संप्रेषण शक्ति। संप्रेषण भाषा की मूल आवश्यकता होने के कारण उसे बोली, उपबोली, भाषा और परिनिष्ठित भाषा के दौर से गुजरना पड़ता है। यही भाषा प्रयोग भाषा को और अधिक पुष्ट और सजीव बनाती है। काव्य भाषा विश्व साहित्य में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। यूनानी विचारकों ने भी कवि कर्म में भाषा को ही प्रधानता दी है और भारतीय काव्य शास्त्र में भाषा को साहित्य में बहुत महत्व दिया है। काव्य भाषा सामान्यतः पृथक नहीं, अपितु उसका विशिष्ट रूप होती है, क्योंकि सामान्य भाषा में भावों की अभिव्यक्ति उतनी सहज और सरल नहीं होती। साथ ही सामान्य भाषा शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के स्तर से भिन्न होती है। सामान्य भाषा व्याकरण के नियमों से आजाद होने के कारण काव्य भाषा का दर्जा नहीं पा सकती। काव्य भाषा कवि कर्म के सापेक्ष होती है। जिस प्रकार सभी विषयों की, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास की शब्दावली सामान्य भाषा से अलग होती है, वैसे ही काव्य भाषा भाव, विचार, छंद, अलंकार, गेयता आदि गुणों के कारण सामान्य भाषा से श्रेष्ठ होती है। काव्य भाषा जितनी मानक और प्रतिष्ठित होगी, उतनी ही साहित्य और समाज के लिए लाभकारी होगी। साहित्यिक भाषा मात्र अभिधात्मक तो कभी नहीं होती, इसका अभिव्यंजना पक्ष भी होता है। यह वक्ता या लेखक के होने और भावना को भी ध्वनित करता है और जो कुछ कहती है उतना कहना ही इसका प्रयोजन नहीं रहता। या अपने पाठक की भावना को प्रभावित करना चाहती है और अंततः उसे बदलना भी चाहती है। किसी भी कवि की भाषा का प्रभाव उसके रचनात्मक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कबीरदास का वाणी और भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के चाहे जिस रूप से करा लेते थे,
उनको वाणी का डिटेक्टर कहा गया है। उसी प्रकार तुलसीदास और सूरदास ने भी अपनी भाषा के द्वारा समाज को ऐसी अनमोल कृतियां दी जिनको बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग से लेकर सामान्य जन समझ सकता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक भाषा ही वह माध्यम है जिससे वीरता, भक्ति, रीति, नीति, सदाचार, राष्ट्रीयता, प्रेम आदि भावों की अभिव्यक्ति संभव हो पाई है। रचनाकार की भाषा युग बोध के बदलाव का सटीक प्रमाण होती है। रामविलास शर्मा के अनुसार भाषा संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। भाषा के द्वारा हम अपनी संस्कृति व्यक्त करते हैं। भाषा भी स्वयं में संस्कृति का अंग होती है। उसमें मनुष्य के विचार, भाव, संस्कार, संवेदनाएं शामिल हैं। काव्य भाषा वही है जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति सामान्य किंतु विशिष्ट उदात्त शब्दों से मानवीय, प्राकृतिक और सौंदर्यमय उपादानों से सवार कर प्रस्तुत करे, जो भावाभिव्यक्ति सरल, गुणग्राह्य और स्पष्ट हो, वही उच्च काव्य की पहचान बनती है। आम बोलचाल की भाषा में निरंतर परिवर्तन के कारण जब परिनिष्ठित और मानक रूप ग्रहण कर लेती है, तब वह काव्य भाषा बन जाती है। काव्य भाषा बहुत से उपादानों से मिलकर तैयार होती है। इसका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, उस भाषा का काव्य साहित्य उतना ही समृद्ध होगा, क्योंकि कवि मूलतः शब्दों का ही साधक होता है। क्योंकि कवि की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा नहीं अपितु शब्दों से पूर्णता पाती है। आगे इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरी समस्या की जड़ यही है। मेरी खोज भाषा की खोज नहीं, केवल शब्दों की खोज है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निसंदेह, लेकिन कवि होने के नाते जो मैं कहता हूँ वह भाषा के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा। शब्दकोश की भाषा वैज्ञानिक मानी जाती है, लेकिन भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के नए कवि के लिए नई भाषा के प्रयोग पर बल दिया है, पर नए कवि को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे प्रचलित भाषा में ही नया अर्थ भरना है, नई अभिव्यक्ति का माध्यम पाना है। यही नहीं, उसके आसपास एक विदेशी भाषा का ऐसे धड़ल्ले से व्यापार होता है, यथार्थ की भूमि पर जो काव्य खड़ा है उसका माध्यम यथार्थ भाषा ही हो सकती है, शब्दकोश की भाषा नहीं हो सकती। काव्य में भाषा प्रयोग के बारे में विभिन्न विद्वानों की राय अलग अलग है। कवि के लिए शब्दकोश की भाषा भी मान्य है और सामान्य भाषा भी। आगे का मत है, आज भी मेरे सामने जो समस्या है जिसका हल पा लेना मैं अपने कवि कर्म की उपलब्धि मानूंगा, वह अर्थवान शब्द की समस्या है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। मुक्तिबोध एक सशक्त यथार्थवादी कवि रहे हैं, अतः उनकी काव्य भाषा उनके अपने दृष्टिकोण से प्रभावित रही है। उनकी काव्य भाषा भी उनकी विचारधारा की विशिष्टताओं की तरह मौलिक है। जगदीश गुप्त मुक्तिबोध की कविताओं के बारे में लिखते हैं, मैं उनकी कविताओं को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप रूपकों, प्रतीकों, बिंबों की परिकल्पना करते हुए सशक्त भाषा गढ़ी है। अतः जितने अंशों में उनकी अभिव्यक्ति सफल हुई है, उतने अंशों में वे अपनी मान्यता के अनुरूप महान कहलाने के हकदार हैं। वस्तुतः कवि को भाषा अभिव्यक्ति ही महान बनाने में सहायक होती है, इसलिए काव्य भाषा को सुदृढ़ और विचाराभिव्यक्ति में सक्षम होना आवश्यक है।
मुक्तिबोध अपने संपूर्ण कवि जीवन में भाषा के प्रति बड़े सचेष्ट रहे हैं। उनकी प्रत्येक रचना कई बार काट छांट के बाद ही पूरी होती थी। एक यथार्थवादी कवि होने के नाते उन्होंने अपनी भाषा को अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति के अनुरूप ही प्रयुक्त किया। मुक्तिबोध के अनुसार कलाकार भाषा का निर्माण भी करता है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा विभिन्न शब्दावलियों का मिश्रित रूप है। जिस भाव या विचार के लिए जो भी भाषा उचित रही उसी का प्रयोग किया। भावानुरूप संवेदनानुसारी शब्द क्रम शैली की रचना कवि के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें युग की नई चेतना नए रूप में अभिव्यक्त हुई है, वह भी नई काव्य भाषा में, जिसमें चेतना और भावना के विद्रोह के साथ भाषा का विद्रोह भी मिलता है। मुक्तिबोध सौंदर्य और अलंकार पर ध्यान न देकर शब्द के अर्थ की शक्ति पर ध्यान देते थे। मुक्तिबोध ने अपने जीवन के भावों और विचारों की यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए कविता को लालटेन की रोशनी जैसे बनाने का प्रयास किया है। उन्हीं के शब्दों में कविता यदि जीवन वहन का लालटेन हो सके तो इसका हमें प्रयत्न करना होगा। यथार्थ जीवन ऊबड़ खाबड़ और संघर्ष से भरा होने के कारण यथार्थ की काव्य भाषा भी ऐसी ही होती है। मुक्तिबोध काव्य के दो प्रकार मानते हैं, यथार्थवादी और रोमानी। उनके अनुसार कलाकृति स्वानुभूत जीवन की कल्पना द्वारा पुनर्रचना है। यथार्थवादी शिल्प के अंतर्गत कलाकृति यथार्थ के अंतर नियमों के अनुसार यथार्थ के बिंबों की क्रमिक रचना प्रस्तुत करती है, किंतु भाववादी रोमांटिक शिल्प के अंतर्गत कल्पना अधिक स्वतंत्र होकर जीवन की स्वानुभूत विशेषताओं को समष्टि चित्रों द्वारा, प्रतीक चित्रों द्वारा प्रस्तुत करती है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा के विषय में डॉक्टर बच्चन के विचार हैं। मुक्तिबोध की रचनाओं को 3 बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। ये 3 बिंदु हैं अंधेरा, टेरर और प्रकाश। मुक्तिबोध का प्रस्थान बिंदु है अंधेरा। उनके आसपास अंधेरा है, वह स्वयं अंधेरे में है। अंधेरे की अरक्षात्मक भयावह स्थितियां उसे दहशत की ओर ले जाती हैं। अंधेरे को प्रकाश में बदलने की प्रेरणा टेरर से मिलती है। टेरर यात्रा का दूसरा मोड़ है। प्रकाश तक पहुंचने के लिए इस दुस्तर से गुजरना होगा। अंधेरा और टेरर अनुभूत यथार्थ की देन है और प्रकाश इस भयावहता से उबरने की संबल व्यवस्था के तिलिस्म में जनसाधारण के लिए अंधेरे, सिलन, आतंक आदि के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं है। इस तिलिस्म को तोड़कर ही प्रकाश तक पहुंचा जा सकता है। मुक्तिबोध अपने इस विचार को कभी सीधे प्रस्तुत करते हैं, कभी फैंटेसी में लपेटकर। धन्यवाद।